मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरौल। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, सोशोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत लिया गया है। कार्ल मार्क्स के चिंतन के आधार पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मार्क्स के चिंतन के आधार उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन की प्रणाली, आधार संरचना एवं अधिसंरचना पर हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आशा है आप ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुनेंगे। देखिए स्लाइड नंबर 1। मार्क्स के चिंतन के आधार, बेसिस ऑफ मार्क्सियन थॉट। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य तथा सामाजिक परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक अवधारणाओं को विकसित किया। इन अवधारणाओं का संबंध एक विशेष शब्दावली के उन अर्थों से है जिनके संदर्भ में ही मार्क्स के विचारों को उनके सही अर्थ में समझा जा सकता है। इनमें उत्पादन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन की प्रणाली, आधार संरचना तथा अधिसंरचना कुछ विशेष अवधारणाएं हैं। उत्पादन, प्रोडक्शन, सामान्य शब्दों में अर्थशास्त्रियों द्वारा उत्पादन का तात्पर्य कुछ विशेष वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन करने से लगाया जाता है। जब हम आर्थिक लाभ के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का निर्माण करते हैं अथवा इस तरह की सेवाएं देते हैं जिनका एक विशेष आर्थिक मूल्य होता है, तब उसे सामान्य अर्थ में उत्पादन कहा जाता है। मार्क्स ने अपने चिंतन में उत्पादन शब्द का प्रयोग उन प्रयत्नों के लिए किया जिनका उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करने के लिए किया जाता है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं की जरूरत होती है। इस तरह की सभी वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होती। मनुष्य प्रकृति से प्राप्त विभिन्न पदार्थों से उन भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है जिससे वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इन्हीं प्रयत्नों की संपूर्णता को हम उत्पादन कहते हैं। उत्पादन की प्रकृति भौतिक होती है। मार्क्स के अनुसार मानव समाज का संपूर्ण इतिहास इसी बात की कहानी है कि किस तरह आजीविका उपार्जित करने के प्रयत्नों के द्वारा विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस अर्थ में उत्पादन एक ऐतिहासिक क्रिया है जिसकी प्रकृति विभिन्न युगों में बदलती रही है। वास्तव में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन समाज का वह आरंभिक बिंदु है जहाँ से समाज एक परस्पर संबंधित संरचना का रूप लेता है। यदि हम समाज में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करें तो इसे आर्थिक उत्पादन की प्रकृति को समझे बिना स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मार्क्स के अनुसार उत्पादन, उपभोग, वितरण की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन तो भी यह तीनों एक ही प्रक्रिया का समन्वित रूप है। इसका कारण यह है कि इन तीनों में से प्रत्येक दशा दूसरी दशा का माध्यम है। उदाहरण के लिए व्यक्तियों द्वारा जब कोई भौतिक उत्पादन किया जाता है तब वही उत्पादन उपभोग की वस्तु बन जाता है। समाज में विभिन्न वस्तुओं का वितरण भी भौतिक उत्पादन की वस्तुओं से ही संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रकृति को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक विशेष प्रकार का उत्पादन एक विशेष तरह के उपभोग, वितरण और विनिमय का सर्जन करता है। इस दृष्टिकोण से उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय कुछ विशेष प्रकार के आर्थिक संवर्ग, कैटेगरीज हैं
जिनके आधार पर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच कुछ विशेष तरह के संबंधों का विकास होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मार्क्स के चिंतन में उत्पादन की भूमिका एक मार्गदर्शक सूत्र की तरह है। इसका कारण यह है कि मानव इतिहास में उत्पादन के विभिन्न तरीकों को समझे बिना हम विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा पारस्परिक आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को नहीं समझ सकते। अपनी पुस्तक दास कैपिटल में मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में उत्पादन के विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट करने के लिए उत्पादन को एक सामान्य संवर्ग के रूप में प्रयुक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक विशेषताओं से युक्त उत्पादन की प्रकृति की चर्चा करते हुए बतलाया कि भौतिक उत्पादन ही मानव समाज का सदैव से सबसे महत्वपूर्ण आधार रहा है। उत्पादन को विशेष महत्व देने के पीछे मार्क्स का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध तथा परिवर्तन की प्रक्रिया कुछ विशेष प्रकार के विचारों, सांस्कृतिक संरचना एवं अथवा राजनीतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि इसका मुख्य आधार किसी विशेष अवधि में उत्पादन की प्रकृति है। नेक्स्ट, उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जिन उपकरणों द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें मार्क्स ने उत्पादन के साधन कहा है। उत्पादन के साधनों में मार्क्स ने उन सभी तरीकों को सम्मिलित किया जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में काम में लिए जाते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न रही है। एक आदिम व्यवस्था में बहुत परंपरागत ढंग के उपकरणों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जाता था, जबकि दासता के युग में व्यक्ति द्वारा अपने पास अधिक से अधिक दासों को रखकर उनकी श्रम शक्ति का उपयोग करना उत्पादन का साधन था। सामंतवादी युग में उत्पादन के साधनों के रूप में सामंतों द्वारा अपने अर्धदास किसानों से बहुत सस्ते और पिछड़े उपकरण द्वारा खेती का कार्य करवाना रहा, जबकि पूंजीवादी युग में उत्पादन के साधनों के रूप में नई प्रौद्योगिकी पर आधारित बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। व्यवहारिक रूप से उत्पादन के साधनों का संबंध कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से ही नहीं है, बल्कि मार्क्स ने श्रमिकों, किसानों और अपने श्रम को बेचने वाले दूसरे लोगों को भी उत्पादन के साधनों के अंतर्गत शामिल किया है। उत्पादन के साधनों की अवधारणा को स्पष्ट करने के पीछे मार्क्स का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि मानव विकास के प्रत्येक युग में उत्पादन के साधनों पर समाज के एक विशेष प्रभावी वर्ग का अधिकार होता है तथा इसी की सहायता से यह वर्ग सर्वहारा वर्ग को अपना श्रम कम से कम मूल्यों पर बेचने के लिए बाध्य करके उसका शोषण करता है। साथ ही पूंजीवाद के विश्लेषण के लिए भी मार्क्स ने उत्पादन के साधनों को अपने विश्लेषण की एक धुरी के रूप में प्रयुक्त किया है। उत्पादन के साधनों की भिन्नता के आधार पर ही मार्क्स ने यह भी बताया कि विभिन्न समाजों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न क्यों होती है। उत्पादन के संबंध, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स ने यह स्पष्ट किया कि भौतिक उत्पादन में केवल उत्पादन के साधन ही एकमात्र कारक नहीं होते, बल्कि लोग एक साथ संगठित होकर भी उत्पादन कर सकते हैं। इस अर्थ में श्रम की प्रकृति सामाजिक होती है। विभिन्न लोग उत्पादन करने के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रकार के संबंधों से बंध जाते हैं। इन्हीं सामाजिक संबंधों के अंतर्गत कोई उत्पादन किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन के संबंधों का तात्पर्य उन संबंधों से है जो उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित लोगों के बीच विकसित होते हैं। वास्तविकता यह है कि उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की शक्तियों का उत्पादन के संबंधों से एक घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इनमें से किसी एक के बीच असंतुलन होने से विरोधापूर्ण स्थितियां बनने लगती है। दूसरी बात यह है कि उत्पादन के संबंध किसी भी समाज में उत्पादन के विभिन्न स्तरों के साथ साथ चलते हैं तथा उत्पादन की प्रक्रिया में संबंध उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की शक्तियों के साथ जुड़े रहते हैं। अपनी विवेचना में मार्क्स ने उत्पादन संबंधों के दो प्रकार को स्पष्ट किया है। पहले संबंध तकनीकी होते हैं जो कि किसी भी वास्तविक उत्पादन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरे संबंध आर्थिक नियंत्रण के संबंध कहे जा सकते हैं, जो संपत्ति के स्वामित्व के वैधानिक रूप में अभिव्यक्त होते हैं। यह संबंध विभिन्न प्रकार के उत्पादों तक मनुष्य की पहुंच को नियंत्रित करते हैं।
इसका उदाहरण देते हुए मार्क्स ने बतलाया कि कामगारों और उन्हें एक विशेष काम के लिए नियुक्त करने वाले लोग एम्प्लॉयर्स के बीच स्थापित होने वाले संबंध उत्पादन के संबंधों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है, उत्पादन के संबंधों का निर्धारण कुछ व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होने से नहीं होता, बल्कि कामगारों से उनके नियोक्ता का संबंध प्रभुत्व का होता है। दूसरी ओर विभिन्न कामगारों के पारस्परिक संबंध सहयोग और सहकारिता पर आधारित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन के विभिन्न साधन व्यक्तियों और कुछ वस्तुओं के बीच एक विशेष प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, जबकि उत्पादन के संबंध एक दूसरे से भिन्न दो विशेष प्रकार के संवर्गों कैटेगरीज के बीच स्थापित होते हैं। उत्पादन की शक्तियों के विकास की दशा और प्रकृति का निर्धारण उत्पादन के संबंधों से ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार उत्पादन के संबंध उत्पादन के साधनों के आर्थिक स्वामित्व में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होना है, जबकि सर्वहारा अथवा श्रमिक वर्ग केवल श्रम शक्ति का मालिक होता है। एक विशेष बात यह है कि उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन होने से उत्पादन के साधनों और उत्पादन की शक्तियों में भी परिवर्तन लाए जा सकते हैं तथा उन संबंधों से उत्पादन के साधनों से संबंधित प्रभुत्व और स्वामित्व की प्रकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन होने से उत्पादन के साधनों तथा श्रम शक्ति की दशा में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने बताया कि विकास की एक निश्चित अवस्था पर उत्पादन की शक्तियों, जिनकी प्रकृति आगे स्पष्ट की गई है, तथा उत्पादन के संबंधों के बीच एक टकराव या संघर्ष की दशा पैदा होने लगती है। उसी टकराव के कारण विशेष उत्पादन प्रणाली मोड ऑफ प्रोडक्शन का स्थान दूसरी उत्पादन प्रणाली द्वारा ले लिया जाता है। एक विशेष उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध केवल उत्पादन की प्रकृति को ही नियंत्रित नहीं करते, बल्कि यह समाज को एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर भी ले जाते हैं। कुछ लेखक ऐसा मानते हैं कि मार्क्स द्वारा प्रस्तुत उत्पादन के संबंधों तथा उत्पादन की शक्तियों की अवधारणा में कुछ अस्पष्टता है। कारण यह है कि कुछ स्थानों पर मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन लाने में उत्पादन के संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण माना है, जबकि कहीं पर उत्पादन की शक्तियों को उत्पादन के संबंधों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। मार्क्स का उद्देश्य उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में उत्पादन के संबंधों तथा उत्पादन की शक्तियों को दो पृथक लेकिन एक दूसरे से संबंधित दो प्रमुख तत्वों के रूप में स्पष्ट करने से है। उत्पादन की शक्तियाँ, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स ने तार्किक आधार पर आर्थिक क्रियाओं से संबंधित दो पक्षों अर्थात उत्पादन के सामाजिक संबंध तथा उत्पादन की शक्तियों के बीच भेद स्पष्ट किया है। उत्पादन के संबंधों का तात्पर्य मुख्य रूप से उन दो संवर्गों के पारस्परिक संबंधों से है, जिनमें से एक का उद्देश्य दूसरों पर अपने आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखने, अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने और अपने से कमजोर वर्ग का शोषण करने से है। दूसरी ओर उत्पादन की शक्तियाँ उन तत्वों और संबंधों को स्पष्ट करती है जिनके द्वारा कुछ विशेष मानवीय उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इस दृष्टिकोण से मार्क्स तथा एंगल्स ने उत्पादन की शक्तियों में मुख्य रूप से कच्चे माल अर्थात वे सभी पदार्थ और वस्तुएं जिन्हें श्रम के द्वारा तैयार या पक्के माल में बदला जाता है, उत्पादन के साधनों अर्थात वे उपकरण और मशीनों जिनका प्रयोग कच्चे माल को पक्के माल में बदलने के लिए किया जाता है, श्रम शक्ति अर्थात मानवीय श्रम जिसके द्वारा उत्पादन कार्य होता है, तथा उत्पादन के तकनीकी संबंधों अर्थात श्रम का सामाजिक विभाजन आदि को सम्मिलित किया। उत्पादन की शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने यह बताया कि उत्पादन की शक्तियाँ ही इस बात का निर्धारण करती है कि मानव का प्रकृति पर कितना अधिक या कम नियंत्रण होगा। उत्पादन की शक्तियाँ जितनी उन्नत होती हैं, प्रकृति पर मानव का नियंत्रण उतना ही अधिक हो जाता है। इस अर्थ में उत्पादन की शक्तियों का संबंध उन सभी भौतिक तरीकों और उपकरणों से है जिनके द्वारा उत्पादन की
उत्पादन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से उत्पादन की शक्तियों में उत्पादन के विभिन्न साधनों के अतिरिक्त श्रम शक्ति, मशीन का विकास, श्रम प्रक्रिया से संबंधित परिवर्तन, शक्ति के नए स्रोतों की खोज, श्रमिकों की आर्थिक व शैक्षणिक दशाएं तथा विभिन्न प्रकार के कौशल आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। मार्क्स ने यह भी बताया कि प्रौद्योगिकी, जनसंख्या संबंधी विशेषताएं तथा पारिस्थितिकी में अनचाहे परिवर्तन भी उत्पादन की प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, परंतु इस तरह के मनचाहे परिवर्तन उत्पादन प्रणाली को एकाएक पुनर्गठित नहीं करते। समाज में विभिन्न वर्गों के बीच शक्ति के संबंधों, प्रभुत्व की प्रकृति और सामाजिक संगठन के स्वरूप संघर्ष से ही पुनर्गठित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि भौतिक जीवन में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन मुख्य रूप से संघर्ष की दशा ही परिणाम देता है। नेक्स्ट, वास्तव में उत्पादन की भौतिक शक्तियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि जनजातीय समाजों में देखा जाता है। इस तरह के परिवर्तन कुछ प्राकृतिक तथा पारिस्थितिकीय घटनाओं के कारण भी पैदा हो जाते हैं। नदियों का सूखना, जंगलों का कटाव या भूमि का उपजाऊपन कम होना, इसी तरह की घटनाएं। इसके बाद भी मनुष्य अपने अभावों को पूरा करने और जीवन को पहले से बेहतर बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। इस निरंतर होने वाली संघर्ष से ही उत्पादन की नई नई शक्तियों का विकास संभव हो सका। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उत्पादन की शक्तियों में होने वाला परिवर्तन कुछ बाहरी कारकों का परिणाम होता है। तार्किक आधार पर काम करना मनुष्य की एक सार्वभौमिक प्रेरणा रही है। इसी के कारण मनुष्य उत्पादन की नई शक्तियों को विकसित करके प्रकृति पर विजय पाने का प्रयत्न करता रहा। उत्पादन की शक्तियाँ ही प्राकृतिक पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं और विनिमय मूल्यों में बदलती है। दूसरी बात यह है कि उत्पादन की शक्तियाँ ही विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के बीच कुछ विशेष प्रकार के उत्पादन संबंधों को नया रूप देती रहती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उत्पादन की शक्तियों की प्रकृति विकासशील होती है तथा जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान और प्रयत्नों में वृद्धि होती रहती है, उत्पादन की शक्तियाँ भी नए रूप में विकास होता रहता है। उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन संबंधों के बीच एक संघर्ष की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जब उत्पादन संबंधों का उत्पादन शक्तियों से सामंजस्य नहीं रह जाता, तब समाज क्रांति के युग में प्रवेश करता है। यह क्रांति उस वर्ग संघर्ष का परिणाम है जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने तथा नई आर्थिक संरचना को स्थापित करने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। मार्क्स ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्पादन की शक्तियों से संबंधित विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संगठन या तो व्यक्ति की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करते हैं अथवा उसे हतोत्साहित करते हैं। इस तरह के संगठन मानव इतिहास की विशेषता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन और विकास होना मानवीय इतिहास की एक सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है। मानव विकास के आरंभिक काल से आज तक भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित शक्तियाँ ही उत्पादन की शक्तियों के रूप में हमारे सामने आती है। इसी तरह मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों की विवेचना विभिन्न मानवीय समाजों के एक लंबे इतिहास के आधार पर की तथा स्पष्ट किया कि उत्पादन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूंजीवाद के विकास में एकाएक वृद्धि हुई। एक पूंजीवादी समाज में उत्पादन की शक्तियों का रूप अपने से पहले के समाजों की तुलना में काफ़ी भिन्न होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में प्रकृति को नियंत्रित करने की मानवीय क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि बहुत कम प्रयत्नों के द्वारा ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगता है। यही कारण है कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन की शक्तियों में इस तरह परिवर्तन किया जाने लगता है जिससे समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग कमजोर वर्ग का शोषण कर सके। उत्पादन की प्रणाली अथवा ढंग, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स के अनुसार भौतिक इतिहास की विभिन्न अवस्थाएं इस रूप में एक दूसरे से भिन्न नहीं होती कि मनुष्य किन वस्तुओं का उत्पादन करता है, बल्कि इस रूप में भिन्न होती है कि जीवन निर्वाह के लिए हम विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार अथवा किन साधनों के द्वारा करते हैं। मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों
अथवा साधनों जैसे कच्चा माल, भूमि, विभिन्न उपकरणों तथा श्रम आदि का एक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और इस इनके आधार पर बनने वाले सामाजिक संबंधों को उत्पादन प्रणाली के दो मुख्य पक्षों के रूप में स्पष्ट किया है। उत्पादन की शक्तियाँ उत्पादन के संबंधों के रूप का निर्धारण करती हैं, जबकि यह दोनों संयुक्त रूप से उत्पादन के ढंग की प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। इस प्रकार उत्पादन की प्रणाली का उपयोग संबंध उन सभी तरीकों से है जिनके द्वारा एक समाज के लोग अपने जीवन निर्वाह के साधनों का उत्पादन और वितरण करते हैं। इस अर्थ में उत्पादन के ढंग में होने वाला परिवर्तन भी ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रादुर्भाव का आधारभूत कारण है। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन के ढंग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप ही सामंतवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में बदल गई तथा इसी के परिणाम स्वरूप कुछ नए सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक संबंधों का विकास हुआ। इस संबंध में टीबी पोटोमोर ने लिखा है कि उत्पादन प्रणाली से संबंधित एक प्रमुख तत्व यह है कि किस प्रकार अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि की जाए तथा कैसे उसके उपभोग को नियोजित किया जाए। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के ढंग को एक ऐसा रूप देने का प्रयत्न किया जाता है जिससे अतिरिक्त उत्पादन करके उसके द्वारा अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सके। यह अतिरिक्त उत्पादन श्रमिक वर्ग के शोषण द्वारा ही किया जाता है तथा इसका मूल्य श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी से कहीं अधिक प्राप्त किया जाता है। उत्पादन की प्रणाली की प्रकृति को समझने के लिए ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक उत्पादन प्रणाली कुछ विशेष तरह के उत्पादन संबंधों को अभिव्यक्त करती है। यह संबंध स्वाभाविक या आकस्मिक रूप से विकसित नहीं होते, बल्कि समाज का संपन्न और प्रभुत्वशाली वर्ग इन संबंधों को इस तरह व्यवस्थित रखने का प्रयत्न करता है जिससे वह कामगारों से अतिरिक्त उत्पादन करवा सके। उदाहरण के लिए, सामंतवादी युग में सामंत लोग अपने अर्धदास किसानों अथवा कृषक मजदूरों पर इस तरह अपना प्रभुत्व बनाए रखते थे जिससे वे कृषकों द्वारा पैदा किए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन पर अपना अधिकार कर सकें। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के ढंगों में परिवर्तन होने से भौतिक वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन करना पूंजीपति वर्ग का लक्ष्य बन जाता है और इसका उद्देश्य भी श्रमिकों की मेहनत के द्वारा अधिक से अधिक अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना होता है। उदाहरण के ढंग से संबंधित उत्पादन की शक्तियाँ तथा उत्पादन संबंध निश्चित और स्थायी प्रकृति के नहीं होते। बहुत आरंभिक समय में इनमें परिवर्तन होता रहा है, लेकिन इनके बाद भी एक विशेष युग में उत्पादन की जो प्रणाली विद्यमान होती है उसी के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों की परिस्थिति का निर्धारण होता है। इस तरह इस तथ्य को मार्क्स ने 4 प्रमुख युगों की उत्पादन प्रणाली की भिन्नता के आधार पर स्पष्ट किया है। पहला है ऐतिहासिक एशियाटिक उत्पादन प्रणाली, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स ने एशियाटिक उत्पादन प्रणाली को मुख्य रूप से आदिम समुदायों की विशेषता के रूप में स्पष्ट किया। इस प्रणाली में भूमि के स्वामित्व की प्रकृति सामुदायिक होती है तथा उत्पादन का एक रूप बड़ी सीमा तक नातेदारी संबंधों पर आधारित रहता है। इस स्तर पर राज्य अथवा किसी विशेष सत्ता द्वारा आर्थिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित किया जाता है तथा समुदाय के उत्पादन का कुछ हिस्सा उस शक्ति द्वारा स्वयं ले लिया जाता है। उत्पादन के इस ढंग के अंतर्गत सामुदायिक संबंधों तथा राज्य तथा उसके नाम पर शोषण करने वाले व्यक्तियों के प्रयत्नों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यह उत्पादन के ढंग का प्राचीनतम रूप है जिसे स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने भारत के अतीत से संबंधित भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। नंबर 2, दासता के युग में उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द एज ऑफ स्लेवरी। उत्पादन का यह रूप उन तरीकों से संबंधित है जो दासता के युग में प्रचलित थे। इनका मूल तत्व दास और मालिक के उनके संबंधों के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रणाली में मालिक का अपने दासों पर स्वामित्व का अधिकार होता था तथा उसे अपने दासों के श्रम से उत्पादित वस्तुओं का
किसी भी रूप में उपयोग करने की स्वतंत्रता थी। विभिन्न दास अपने मालिक की भूमि पर श्रम करते थे, जिसके बदले में उन्हें केवल जीवन निर्वाह के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती थी। दास द्वारा किए जाने वाले उत्पादन और उसके मूल्य में जो अंतर होता था, वही मालिक का लाभ बन जाता था। विभिन्न मालिकों की एक दूसरे की तुलना में ऊंची या नीची स्थिति इस बात पर निर्भर करती थी कि उसके दासों की संख्या और उनकी उत्पादन शक्ति कितनी अधिक या कम है। अनेक ऐतिहासिक प्रमाण ये स्पष्ट करते हैं कि साधारणतया दासों को संतान को जन्म देने के अधिकार के लिए इसलिए वंचित रखा जाता था, जिससे मालिक पर आश्रित लोगों का भार न बढ़ सके। साथ ही दास के वृद्ध हो जाने पर इसलिए बदल दिया जाता था, जिससे उत्पादन शक्ति में किसी तरह की कमी न हो। यह मालिकों द्वारा दासों के शोषण का सबसे अमानवीय रूप था। इस उत्पादन प्रणाली में संचय का संबंध दासों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करना रहा है। मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली के बारे में जिस दासवादी व्यवस्था की विवेचना की, उसका प्रचलन मुख्य रूप से रोम और इटली के साम्राज्य से लेकर पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका तथा ब्रिटेन सहित यूरोप के अधिकांश भाग में था। नंबर 3, सामंतवादी उत्पादन प्रणाली, फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स तथा एंजल्स का मुख्य उद्देश्य यद्यपि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के तरीकों और उनसे उत्पन्न परिवर्तनों को स्पष्ट करने से था, लेकिन उन्होंने पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को सामंतवादी उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही स्पष्ट किया। सामंतवादी व्यवस्था में सामंत वे लोग थे जिनका भूमि के बड़े बड़े हिस्सों पर अधिकार होता था तथा सामान्य लोग कृषक मजदूरों के रूप में उनकी भूमि पर खेती करते थे। यह सामंत कृषक मजदूरों का उसी तरह शोषण करते थे जैसा शोषण पूंजीपतियों द्वारा सर्वहारा वर्ग अथवा श्रमिकों का किया जाता है। जिस तरह सामंत किसानों से भूमि का मनमाना किराया वसूल करते थे, उसी तरह पूंजीपति श्रमिकों के द्वारा उपार्जित अतिरिक्त मूल्य से अपने लाभ में वृद्धि करते हैं। मार्क्स ने सामंतवादी समाज को दास समाज तथा पूंजीवादी समाज के बीच की एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सामंतवादी उत्पादन प्रणाली ने ही उत्पादन के ऐसे संबंधों को विकसित किया जिसमें अनेक विरोधाभास होने के कारण इस व्यवस्था का अंत हो गया। नंबर 4, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के साधनों के रूप में पूंजी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। पूंजी एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा पूंजीपति श्रमिकों को अपना श्रम बेचने के लिए बाध्य करता है। यह पूंजी विभिन्न प्रकार के भौतिक उपकरणों अथवा विकसित मशीनों के रूप में भी हो सकती है। इसका स्वामित्व पूरी तरह पूंजीपति के हाथ में रहता है। टीवी पोटोमोर ने मार्क्स द्वारा दी गई विवेचना के आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के ढंगों और उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इस उत्पादन प्रणाली में वस्तुओं का उत्पादन उपभोग के लिए नहीं बल्कि विक्रय के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पूंजीपति श्रमिकों को अपना श्रम इस तरह बेचने के लिए बाध्य करते हैं जिससे वे अपनी श्रम शक्ति का उपयोग उन्हीं के हित में कर सकें। विनिमय के माध्यम के रूप में धन का उपयोग किया जाता है तथा श्रमिक और उसके नियुक्तिकर्ता के अनुबंध पर आधारित होते हैं। सभी आर्थिक निर्णय पूंजीपति वर्ग द्वारा लिए ही जाते हैं। यद्यपि विभिन्न पूंजीपतियों के बीच भी अधिकतम लाभ पाने के लिए एक स्पष्ट प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। आधार संरचना एवं अधिसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। मार्क्स के पर्सपेक्टिव के अनुसार ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुने। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत विचारों से संबंधित आधार संरचना तथा अधिसंरचना दो अन्य मुख्य अवधारणाएं हैं। उन्होंने समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना को दो भागों में विभाजित करके उनका विश्लेषण किया। आधार संरचना को हम सामान्य शब्दों में बुनियादी संरचना बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं,
जबकि अधिसंरचना का तात्पर्य सामाजिक आर्थिक ढांचे के ऊपरी हिस्से से है। यह सच है कि मार्क्स के विचारों का संबंध एक सुनिश्चित आर्थिक निर्धारणवाद से नहीं है, लेकिन उन्होंने अर्थव्यवस्था को संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की नींव के रूप में स्पष्ट किया है। अर्थव्यवस्था से उनका तात्पर्य उत्पादन के संबंधों, उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के तरीकों से संबंधित व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं से है। मार्क्स एवं एंजलिस ने मनुष्य के सभी संबंधों के निर्धारक के रूप में उत्पादन संबंधों को प्राथमिक मानते हुए इस बात पर बल दिया कि इस तरह के आर्थिक संबंध ही किसी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचना का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में, उत्पादन तथा वितरण में के आर्थिक जो तरीके हैं ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं, जिस पर सभी दूसरी सामाजिक संस्थाएं, यहाँ तक कि राज्य और वैधानिक व्यवस्था का निर्माण होता है। एंजलिस के शब्दों में, जीवन निर्वाह के भौतिक साधनों का उत्पादन और इसके फलस्वरूप एक विशेष समय में लोगों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक विकास की सीमा से ही एक ऐसी नींव का निर्माण होता है जिस पर राज्य की विभिन्न संस्थाएं, वैधानिक अवधारणाएं, विभिन्न विचार और यहाँ तक कि धर्म की संरचना का निर्माण होता है। अपनी पुस्तक द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की प्रस्तावना में मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या तथा सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए आधार संरचना तथा अधिसंरचना के बारे में लिखा कि सामाजिक उत्पादन करने के लिए लोग कुछ विशेष प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार निर्धारित नहीं होते। यह संबंध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास के एक विशेष स्तर से जुड़े रहते हैं। उत्पादन के इन्हीं संबंधों से एक ऐसी आर्थिक संरचना का निर्माण होता है जिसे समाज की वास्तविक नींव कहा जा सकता है। इसी के आधार पर समाज की वैधानिक और राजनीतिक अधिसंरचना का प्रादुर्भाव होता है। नेक्स्ट, तथा एक विशेष प्रकार की सामाजिक चेतना का निर्माण होता है। इसका तात्पर्य है कि भौतिक जीवन में उत्पादन के तरीके ही जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के सामान्य रूप का निर्धारण करते हैं। इनके विकास की एक विशेष अवस्था में उत्पादन की भौतिक शक्तियों का उत्पादन के वर्तमान संबंधों से संघर्ष होने लगता है। इसके बाद सामाजिक क्रांति की दशा उत्पन्न होती है। समाज ही आधार संरचना में परिवर्तन होने से समाज की अधिसंरचना में भी तेजी से रूपांतरण होने लगता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के बारे में हमारी राय स्वयं अपने बारे में उसके विचारों के आधार पर नहीं बनती, उसी तरह हम रूपांतरण के इस समय को केवल उसी की चेतना के आधार पर नहीं समझ सकते। इसके विपरीत इस चेतना को भौतिक जगत के विरोधाभासों तथा उत्पादन की सामाजिक शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों में होने वाले संघर्ष के आधार पर ही समझा जा सकता है। उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों के प्रभाव से व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने और शक्ति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। मार्क्स का विचार है कि व्यक्ति जीवित रहने के लिए इन भौतिक दशाओं के बीच जिन विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को विकसित करता है, उन्हीं के अनुसार समाज की विभिन्न अधिसंरचनाओं का निर्माण होता है। मार्क्स के शब्दों में, वैधानिक संबंधों तथा राज्य की प्रकृति न तो अपने आप विकसित होती है और न ही यह मानव मस्तिष्क की उपज होती है। वास्तव में उसकी जड़ें जीवन की भौतिक दशाओं में स्थित होती हैं। इस कथन के आधार पर मार्क्स ने स्पष्ट किया कि आप किसी समाज की अर्थव्यवस्था की प्रकृति को समझ लीजिए, आपको मानवीय प्रतिस्पर्धा के कारणों को नियंत्रित करने का आधार स्वयं मिल जाएगा। इसका तात्पर्य है कि प्रतिस्पर्धा, सहयोग तथा क्रांति के रूप में मानवीय क्रियाओं के सभी रूपों को समझने के लिए आर्थिक संबंधों के आधार को समझना आवश्यक है। इसका यह भी तात्पर्य है कि हमारे सामाजिक संबंधों से संबंधित सभी तरह के मानवीय अनुभव एक विशेष आर्थिक व्यवस्था के अधीन होते हैं। मार्क्स के शब्दों में, राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक, साहित्यिक तथा कलात्मक विकास आर्थिक व्यवस्था पर ही आधारित होता है, लेकिन आर्थिक आधार पर निर्भर रहते हुए भी वे आपस में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आर्थिक दशाएं एकमात्र प्रभावी कारण हो तथा दूसरी दशाओं का प्रभाव केवल निष्क्रिय हो, बल्कि वास्तविकता यह है कि अपने आर्थिक ज़रूरतों के कारण इनके बीच एक पारस्परिकता का संबंध देखने को मिलता है।
राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में अपने विचार स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने बताया कि विभिन्न सरकारों और धर्मों पर नियंत्रण रखना इसलिए ज़रूरी है कि वे भौतिक जगत पर अपना अधिकार न कर सकें। लोगों को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारा सामाजिक पर्यावरण एक विशेष समय के आर्थिक संबंधों पर निर्भर रहता है तथा यदि विभिन्न वर्गों को अपनी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को रोकना हो तो एक ऐसी संरचना को समाप्त करना आवश्यक है जो विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन पैदा करती है। इस संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि मार्क्स के अनुसार समाज की आधार संरचना तथा अधिसंरचना की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होने के बाद भी यह दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं तथा जब किसी समाज की आधार संरचना में परिवर्तन होता है तब उत्पादन संबंधों में परिवर्तन आने से सामाजिक परिवर्तन की दशा उत्पन्न हो जाती है। प्रिय छात्रों, आज का ये महत्वपूर्ण व्याख्यान और इससे जुड़ा हुआ प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जा रहा है। आप इसका ध्यान से अध्ययन करें और आज जो ये प्रसारित किया गया व्याख्यान है ऑडियो वीडियो के माध्यम से, इसको ध्यानपूर्वक सुनें और अपनी तैयारी करें। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।